सबसे पहले सिंपल सी बात करते हैं, टू द पॉइंट रखेंगे। पहले तुम लोग बता दो क्या क्या मसला हुआ, ऑडिट में मसला है क्या? ओवर द 6 मंथ्स क्या मसले हुए? ऑडिट जब पढ़ रहे थे, 4 महीने पढ़े, 6 महीने पढ़े, तो इस 4 से 6 महीने में नॉर्मली क्या मतलब एक होता है ना यार कि कल वीडियो भी मैंने एक बनाई कि यार वो बच्चे को वो ग्रिप में आ ही नहीं रहा होता सब्जेक्ट, सही है, वो समझ ही नहीं आ रहा होता यार क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या याद करें, क्या याद नहीं करें। तो मेरे बच्चों मुझे सिर्फ इतना बता दो क्या मसला कहाँ पे आ रहा है, वो स्टार्टिंग से लेकर चलो, मतलब जहाँ ऑडिट का बैच स्टार्ट हुआ, पहली क्लास ली, दूसरी क्लास ली, तीसरी क्लास ली, चौथी क्लास ली, 1 महीना पढ़ा, 1.5 महीना पढ़ा, क्विजेस दिए, सब कुछ किया, कहाँ पे मसला आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। सबसे बड़ा जो मसला है ना कि यार आइज़ा लिंक्ड नहीं होते। दूसरा मसला बच्चा कह रहा है कि सर ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा मसला हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा मसला सर समझ, ये कल की वीडियो में बोला था मैंने, कल की वीडियो में यही बात करी है मैंने कि यार समझ ही नहीं आता कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे ड्राफ्ट करना है। और ये रीज़न है कि बच्चे का एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं हो रहा होता इस सब्जेक्ट में। ऐसा ही है, मतलब आप अकाउंटिंग पढ़ें, आपको लगता है हाँ यार मैं निकाल लूँगा, सही है। आप क्या कहते हैं, आप फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है बहुत अच्छा पेपर हुआ, ये कॉमन है, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, ये कांस्टेंट चीज़ है। और जब आज से मैंने कोई 15 साल पहले मैंने जब ये सब्जेक्ट दिया था तब भी ये कांस्टेंट था कि यार बहुत अच्छा पेपर हुआ, समझ ही नहीं आ रहा कि फेल क्यों हुए। मुझे बताएं इन सब में से सबसे ख़तरनाक चीज़ कौन सी है? ये इतने पॉइंट्स आप मुझे बता रहे हैं मेरे बच्चों, इनमें से सबसे ख़तरनाक चीज़ कौन सी है? ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है मेरे बच्चों, ये सबसे बड़ा मसला है ऑडिट का, ये सबसे बड़ा मसला है ऑडिट का कि इसमें बच्चे के नहीं समझ आती, इससे बच्चे के समझ में नहीं आती कि यार क्यों फेल हो रहा हूँ। इतना अच्छा पेपर किया, इतने बेस्ट टीचर से पढ़ा, सब कुछ कर लिया, तैयारी भी करी, एक ही पेपर था, 6 महीने से इसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करा, इसी सब्जेक्ट की टेंशन ली, लेकिन सर नहीं समझ आ रहा कि पेपर फेल क्यों हो रहा है। सही है, ये इतना बड़ा मसला है कि अगर हमने इसको सॉर्ट आउट नहीं किया तो फिर आगे जाके ये कोई भी चीज़ें जो ऊपर आपने बताई हैं इनमें से कोई भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो सकेंगी। सही है, देखें पहला मरहला ये है कि यार हमें पता चल जाए हम क्यों फेल हुए, ये सबसे पहला मरहला है। सही है, अगर ये समझ हमें आ गया यार कि हम क्यों फेल हुए, फिर हमारे पास अच्छा खासा टाइम पड़ा हुआ है कि हम तैयारी कर लेंगे, जिससे चाहे तैयारी करें, जिस टीचर से चाहे तैयारी करें, लेकिन हमें ये समझ आ जाएगा कि हाँ यार हमें अब इस माइंडसेट से चीज़ों को पढ़ना है और इस माइंडसेट से चीज़ों को तैयारी करनी है। ठीक है, मैं आज के सेशन में क्या करूंगा, जो मैंने इतना अर्जेंट बेसिस पे आपके साथ सेशन रखा है वो सिर्फ इसलिए रखा है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज के सेशन में सिर्फ 2 चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ डिस्कस नहीं करना है। पहली चीज़, लास्ट अटैम्प्ट का पेपर क्या था। सही है, लास्ट अटैम्प्ट का पेपर क्या था, इसको हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बहुत ही गारंटी के साथ कहता हूँ, आपने अभी चैलेंज करना है मेरे साथ, अभी चैलेंज कर लें, बिकॉज ये मैं पिछले 10 साल से करता आ रहा हूँ। जहाँ बच्चा फेल होता है और कहता है समझ में नहीं आ रहा, और मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे 25 मार्क्स कैसे आ सकते हैं जब मैंने 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट किया है। क्लास के इस सेशन के एंड में बच्चा कहता है यस सर, मुझे अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो गई हैं कि मुझसे गलती हो कहाँ पे रही थी। दूसरी चीज़, जब मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो गई, अप्रोच पता चल गई, तो फिर हम आगे की एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, एक बड़ी ही अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि यार हम क्या खड़े। ठीक है, अगर वही गलती करनी है 100-150 घंटों, 50-60-70-80 घंटे के हम वापस से बैठ के लेक्चर देखें और हमें नहीं पता कि हमने अब किस माइंडसेट से चीज़ों को देखना है, किस माइंडसेट से लेक्चर्स को देखना है। सही है, किस माइंडसेट से अब इस सब्जेक्ट को लेके चलना है, और ये याद रखिएगा ये वो सब्जेक्ट है बच्चों, ये 1 या 2 बार फेल हुआ ना, ये लाइन लगती है इस सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट फिर पास हो जाते हैं। सही है, इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे जो एग्जामिनर है ना, उसके पास बहुत, आप यूँ समझ लें कि यार इतनी स्पेस अवेलेबल है कि वो आपसे कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी और कहीं से भी पूछ सकता है, और वो चीज़ें भी पूछ सकता है जो इसने आज तक नहीं पूछी थी। क्या यहाँ तक समझ आती है बच्चों? क्लियर हो यहाँ तक? तो मैं आपके साथ अच्छा बड़े ही ओपन माइंड, बड़े ही ऑनेस्टली के साथ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, बड़े ही ओपन माइंड और बड़े ही ऑनेस्टी के साथ आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम ये करना है। जब मैं आपसे पेपर डिस्कस कर रहा हूँ तो बस आप वाकई में सोचिएगा कि आपने क्या लिखा था, फिर आपने यूँ सोचना है कि यार मैंने ऐसा क्यों लिखा, मतलब सवाल ये है, ऊपर चीज़ें ये है तो मैंने ऐसा लिखा क्यों, आपने उस एंगल से सोचना है और थोड़ा सा रीअसेस करना है अपने इस आखिरी 5-6 महीने को कि यार गलती कहाँ पे हो रही। क्या बात समझ आती है? इतना कर सकते हो और जवाब दे सकते हो बच्चों। मैं मानता हूँ हम फेल हुए इस सब्जेक्ट में, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आज के सेशन के बाद आपको एटलीस्ट एक क्लैरिटी आ जाएगी
कि हाँ यार यहाँ मसला हो रहा है और अगले 3-4 महीने हैं, एक प्लान बना के चीज़ों को अब लेके जा सकता है और इस तरीके से तैयारी की जा सकती है। पहला सवाल 10 नंबर का, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो एंड, ये एक और रिक्वायरमेंट आ गई, एंड लिंक ईच रिस्क टू द रेलिवेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। एम सारे मसले भी सारे मसले आ जाएंगे। ये शुरू के 2-3-4 सवालों में सारा मसला पता चल जाएगा बच्चों, सारा मसला पता चल जाएगा। सही, आईकैप का आंसर भी नहीं आया इसका भी, फिर भी सेशन कर रहा हूँ इसलिए ताकि थोड़ा सुकून में आ जाओ, पता चल जाए कि हाँ यार बस अब अगले 2-4 महीने इस डायरेक्शन में, इस किबले में, इस माइंडसेट से मेहनत करनी है। क्लियर हो? चलो, यू आर द ऑडिट मैनेजर in Khan and Company Chartered Accountants and are currently involved in the audit of Lahore Electronics Limited for the year ending 30 September 2025. LEL is a listed company engaged in the import and distribution of consumer electronics. सही है, LEL is a listed company की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है। चलो एक काम करते हैं, सवाल पूरा पढ़ते हैं फिर हम देखते हैं, फिर हम बकिया बात करते हैं। चलो, the following information has been obtained during the planning stage. Due to significant currency depreciation, the prices of imported goods have increased sharply. The company's management is concerned about a potential decline in sales volume and has introduced a buy now, pay later scheme for retailers offering extended credit terms for up to 180 days. In the prior year, a fraud was uncovered in which a warehouse supervisor colluded with a retailer to misappropriate inventory. Management claims to have strength internal control over warehouse dispatch but has not provided documentation to support the changes in internal control. The company has recently expanded its supply network by importing products from multiple overseas suppliers. These goods are stored in a third-party warehouse near the port before being delivered to LEL's facilities. Record of these goods are maintained separately by the warehouse operator and are manually integrated into the LEL's record. बच्चों, 2 सवाल की रिक्वायरमेंट है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और लिंक करना है उसको कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। मैं आपके सामने ये पूरा मिटा रहा हूँ। ये सवाल आप लोगों को कैसा लगा? आसान था, मुश्किल था, क्या था? तो बच्चा सोचता है यार इजी लगा था तो हमने क्या कहते हैं आराम से इस सवाल को अटैम्प्ट कर लिया होगा। इस सवाल में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस सवाल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ड्यू टू सिग्निफिकेंट करेंसी डेप्रिसिएशन द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स हैव इंक्रीज्ड। क्या मैं कह सकता हूँ कि इसकी वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ रही है और शार्पली, मतलब इस एरो को थोड़ा सा और बड़ा कर दें भाई शार्पली इंक्रीज कर गई ना। कॉस्ट साइड से बात है ना, $150 का था, $300 का हो गया। तो जहाँ पहले मैं $1 का माल इंपोर्ट करता था मुझे 150 की कॉस्ट पड़ती थी, 200 का बेचता था, अब वही मुझे माल 300 का पड़ रहा है और मैं 200 का बेच रहा हूँ। सही है। द मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट अ पोटेंशियल डिक्लाइन इन सेल्स वॉल्यूम। क्या मेरी सेल्स डिक्लाइन कर रही है? अच्छा, एंड तक छोड़ते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि मेरे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या इस पर कोई रिस्क है? ये जो मेरे पास इस पर जो इन्फॉर्मेशन है, क्या इस पर कोई रिस्क है? कितने लोगों ने इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी का रिस्क आइडेंटिफाई करा? कितने लोगों ने इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी का रिस्क आइडेंटिफाई करा? बच्चों, कंपनी का बिजनेस है कि वो इम्पोर्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्या सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि वो मैन्युफैक्चर करती है? क्या सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि वो मैन्युफैक्चर करती है? क्या पूरे सवाल में कहीं मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है? तो जब मैन्युफैक्चरिंग करती ही नहीं है और बैलेंस शीट में पीपी आ ही नहीं रहा तो क्या इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी का रिस्क आएगा? अब जितने लोगों ने इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी का रिस्क आइडेंटिफाई करा है, अभी 2 मिनट हुए हैं मेरे बच्चों, अभी 2 मिनट हुए हैं। सही है। अच्छा, तो अच्छा अब मुझे बताएं, क्या जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्या इसमें इन्वेंट्री का रिस्क है? बच्चों, कन्फेस करेंगे तो ज़िंदगी भर सबक सीखेंगे। कन्फेस करने में, फेल होने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मुश्किलात हो रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो आपको सब्जेक्ट ऑडिट का पढ़ा रहा हूं तो मैं कैफ में भी फेल हुआ हूँ और मैं फाइनल में भी फेल हुआ हूँ। फाइनल में 2 बार फेल हुआ हूँ, तीसरे टाइम में जाके पास हुआ और मुझे तब भी समझ नहीं आएगा पास कैसे हुआ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं इंटर में भी फेल था। डन हो गया? अब तो कोई पर्दा नहीं है भाई हमारे बीच, अब क्लियर है? तो दोनों ही सेम है बच्चों। सही है। अच्छा, अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, अब मेरी बात बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है, अच्छा हमारे पास जो रिस्क होना चाहिए वो होना चाहिए इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री का। इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? उस पर भी आता हूँ। अगर इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री का मेरे पास रिस्क होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो रिस्क, अच्छा थोड़ा सा मुझे बताओ क्यों होना चाहिए? इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर रिस्क होना क्यों चाहिए? क्या प्राइस इंक्रीज हो गई है? कॉस्ट प्राइस। क्या सेल्स डिक्लाइन कर रही है?
ये दो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। तो रिस्क को मैं आइडेंटिफाई कैसे कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाई लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, तो कॉस्ट भी बढ़ रही है और सेल्स भी मेरी कम हो रही है, तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री में तो बहुत सारी असर्शन है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन। तो कौन सी असर्शन का मसला है? वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन के ऊपर कौन सा IFRS? IS2 क्या कहता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ऐसा ही है। आप में से कितने लोगों ने ये दो रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं करे थे? आप में से कितने लोगों ने ये दो रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं करे थे कि कॉस्ट प्राइस भी बढ़ रही है और सेल्स भी डिक्लाइन करी? ये दो रिस्क फैक्टर की वजह से इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री का मसला है। चले, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, दोनों रिस्क फैक्टर साथ लिखने थे। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक चीज़ कॉन्स्टेंटली देखूं और मैं यहाँ पे लिखूं रिस्क फैक्टर्स, तो मैंने कहा भाई पहला रिस्क फैक्टर मेरा ये है, पहला रिस्क फैक्टर मेरा ये है, क्या है कि मेरी कॉस्ट बढ़ रही है प्लस सेल्स प्राइस जो है मेरी डिक्लाइन कर रही है। इसकी वजह से एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, मसला कहाँ है? वैल्यूएशन का है। और वैल्यूएशन का मसला किस चीज़ का है? इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री का है। डन हो गया। और ये मेरे कौन से कंपोनेंट से लिंक करता है भाई? ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट कौन से होते हैं? इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। तो ये चीज़ मेरी डील करती है इनहेरेंट रिस्क से। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कितने लोगों ने ये इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क ही आइडेंटिफाई नहीं किया था? यार देखे ना यार, ये ना करे ना यार। अच्छा, फिर वो आगे आपसे कहता है एंड हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ बाय नाउ एंड पे लेटर स्कीम फॉर रिटेलर्स ऑफरिंग एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फॉर अप टू 180 डेज। वो मुझसे माल क्यों नहीं खरीद रहा? एक रिटेलर मुझसे माल क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि भाई माल उसका आगे माल बिक नहीं रहा। जब माल बिक नहीं रहा तो वो आपसे माल नहीं खरीद रहा। जब माल नहीं खरीद रहा तो मैं ज़बरदस्ती उसको माल दे रहा हूँ कि तुम रखो अपने पास रखो। सही है। और 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देना। तो बच्चों मेरी बुक्स में रिसीबल जो आ रहा है, वो 3 महीने पुराना है, वो 4 महीने पुराना है, वो 5 महीने पुराना है। हाँ भाई, तो यहाँ पे मेरे पास एक और रिस्क आइडेंटिफाई होता है। किस चीज़ का रिस्क आइडेंटिफाई होता है बच्चों? जल्दी से बता दो। इम्पेयरमेंट ऑफ रिसीबल का। अच्छा, जब मेरे पास इम्पेयरमेंट ऑफ रिसीबल का मतलब वही बैड डेट एक्सपेंस का। और ये भी कौन सा रिस्क है भाई? ये भी इनहेरेंट रिस्क है। कितने लोगों ने ये रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करा था? मैं बड़ा ही क्लियर एक एक चीज़ डिटेल में एक सवाल में डिस्कस कर रहा हूँ और सबसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्या रिसीबल का रिस्क आइडेंटिफाई किया था और कितने लोगों ने नहीं किया था? और क्यों है इम्पेयरमेंट ऑफ रिसीबल का रिस्क? क्यों है मेरे बच्चों? इसलिए है बिकॉज आप कह रहे हो कि बाय नाउ पे लेटर। अच्छा बच्चों सुनिएगा मेरी बात को, बहुत बहुत गौर से सुनिए मेरी बात को। चले, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब मसला ये है, इन द प्रायर पिछले सालों में अ फ्रॉड वॉज अनकवर्ड इन विच अ वेयर हाउस सुपरवाइजर कोल्यूडेड विद अ रिटेलर टू मिस अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री। मैनेजमेंट क्लेम्स टू हैव स्ट्रेंथ इंटरनल कंट्रोल ओवर वेयर हाउस डिस्पैच but has not provided documentation to support the changes in internal control। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले साल में इन्वेंट्री के ऊपर फ्रॉड हुआ था। मुझे एक चीज़ बता दो, इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं लिखूं तो ये कौन सी असर्शन से लिंक करती है? अगर इस रिस्क फैक्टर को मैं लिखूं कि लास्ट टाइम फ्रॉड हुआ था और इस टाइम भी कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं किए गए हैं, तो वापस से इन्वेंट्री में क्या हो सकता है? मेरे बच्चों, ना करें मुंतहा इस तरीके से। वापस से इन्वेंट्री में क्या हो सकता है? फ्रॉड होगा तो क्या होगा? सिस्टम में दिख रहा होगा कि मेरे पास इन्वेंट्री आ रही है। क्या रियल में ये इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती होगी मेरे बच्चों? तो भाई मुबारक हो, एक और रिस्क आइडेंटिफाई हो गया कि लास्ट टाइम फ्रॉड हुआ था। और फ्रॉड कौन सा था? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। किस चीज़ की? इन्वेंट्री की। और कोई कंट्रोल फ़िलहाल अभी समझ में नहीं आ रहे, तो रिस्क है किस चीज़ का? एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री का। बच्चों ऐसा ही है। ये जो मेरे पास रिस्क है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री का, ये क्यों है? ये इनहेरेंट रिस्क है, ये कंट्रोल रिस्क है, ये डिटेक्शन रिस्क है। कंट्रोल इतने अच्छे नहीं है कि वो एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, करेक्ट कर सकें। सुनिएगा मेरे बच्चों, अभी सुनिए, अभी सब अच्छा लग रहा है ना? अभी सुनिएगा। अच्छा, मैनेजमेंट ये दावा कर रही है कि उसने कंट्रोल अच्छे कर दिए हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करी। आपको मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा लग रहा है?
आपको मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा लग रहा है कि एक फ्रॉड हो रहा है, मैनेजमेंट को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक ही नहीं कर रही है, एक कंट्रोल डेफिशिएंसी है, मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं कर रही। मैं थोड़ी सी आपकी कुछ याद आ रहा है बच्चों, ये कहाँ लिखे हुए थे? तो इसका मतलब ये हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास तो एक और रिस्क आ गया कि भाई मैनेजमेंट को पता है कि कंट्रोल डेफिशिएंसी है और फ्रॉड हुआ है इन्वेंट्री के ऊपर, और मैनेजमेंट उसके बावजूद जो है उसको सीरियसली नहीं ले रही है उसको। तो क्या मेरे बच्चों मुझे बताएं कि क्या इस इंफॉर्मेशन की वजह से आपको डाउट हो रहा है कि यार बाकी जगह भी रिस्क हो सकता है, बाकी जगह भी कंट्रोल वीकनेस होंगी, बाकी जगह भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकती है, बाकी जगह भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है? क्या अब ये मैनेजमेंट, सुनिएगा मेरी बात को मेरे बच्चों, मैनेजमेंट फ्रॉड किया है सुपरवाइजर ने वॉचमैन के साथ मिलके, क्या ये एफएस लेवल का रिस्क है? भाई सुपरवाइजर ने फ्रॉड किया है, एफएस लेवल का रिस्क है। क्या ये वॉचमैन गार्ड रिसीवेबल के ऊपर भी रिस्क करेगा? कैसी बातें कर रहे हैं यार आप लोग? ये वॉचमैन और सुपरवाइजर ने इन्वेंट्री के ऊपर रिस्क किया, क्या ये एफएस लेवल का रिस्क है? मतलब इसकी वजह से पीपी की इंपेयरमेंट में भी ये फ्रॉड करेगा? क्या इसकी वजह से रिसीवेबल की, क्या सुपरवाइजर जो है और वॉचमैन जो है, लेकिन इसकी वजह से जो ऊपर मैनेजमेंट बैठी है, क्या उसने इसको सीरियसली लिया? और ये मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है आईएफआरएस के हिसाब से। आइजा 200 से लिंक कर रहा हूँ। इस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डिंग विद आईएफआरएस। इस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल। तो अब मुझे बताएं, इसकी वजह से ये जो इन लोगों की जिम्मेदारी थी, क्या ये जिम्मेदारी पूरी होते हुए दिख रही है आपको? फुरकान साहब समझ आ रही है? बच्चों समझ आ रही है? तो इसका मतलब है एक और आपका रिस्क है, कौन सा लेवल का रिस्क है भाई? एफएस लेवल का रिस्क है। कितने लोगों ने इस एफएस लेवल के रिस्क को आइडेंटिफाई किया था कि यार मैनेजमेंट और फ्रॉड का रिस्क है, यहाँ पे फ्रॉड के रिस्क की वजह से इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस से मसला है। लेकिन अब जो मैनेजमेंट ने हरकत करी आगे, ये देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, ये मिटा रहा हूँ वापस से मैं। इसकी वजह से इन्वेंट्री में फ्रॉड की एग्जिस्टेंस का मसला है, और इसकी वजह से जो ये उसने आगे लिख दी, अब इसकी वजह से एक और मसला हो गया। बच्चों समझ आ रही है चीज़? भाई मैनेजमेंट कह रही है कि हमने इंटरनल कंट्रोल अच्छे कर दिए हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रही हो, मेरा रिस्क है। आप ये बहस कर सकते हैं कि भाई क्या पता डॉक्यूमेंट हो, तो मैं कब कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट नहीं होंगे? मैं तो कह रहा हूँ भाई मेरा एक रिस्क है कि भाई अगर नहीं हुआ डॉक्यूमेंट तो फिर तो ये मसला हो जाएगा। तो अगर मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल को सही नहीं करा, इंटरनल कंट्रोल को अगर सही नहीं किया हुआ होगा, तो इसका मतलब है मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है, जो मैनेजमेंट का रैशनलाइजेशन है, वो इस चीज़ की अलामत है कि जो है वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड का रिस्क मौजूद हो सकता है। इसलिए बिकॉज एक कंट्रोल डेफिशिएंसी है, और उसके बावजूद मैनेजमेंट अगर उसको सीरियसली नहीं ले रही है, तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेतहाशा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी। और हुसैन साहब, इसमें स्कोप रिलेशन का भी पॉइंट आएगा। आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सवाल में लिखा हुआ है आप प्लानिंग स्टेज में हैं, आप क्यों रिपोर्टिंग के वर्ड यूज़ कर रहे हैं मेरे सामने? अप्रोच सही करें। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि पेपर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, सारे मसले समझ में आएंगे। बच्चों मेरी बात सुनिएगा। द कंपनी हैज़ रिसेंटली एक्सपेंडेड इट्स सप्लाई नेटवर्क बाय इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम मल्टीपल ओवरसीज सप्लायर। दीज गुड्स आर स्टोर्ड इन अ थर्ड पार्टी वेयरहाउस नियर द पोर्ट बिफोर being delivered to the company's facility. Records of these goods are maintained separately by the warehouse operator and are manually integrated into the company's record. सुनिएगा मेरी बात को, रिकॉर्ड ऑफ दिस। अच्छा, एक सवाल यहाँ तक है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ तक है कि LEL से लेके फैसिलिटी तक कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो कि मेरी है, कहीं और पड़ी हुई है, और अगर वो कहीं और पड़ी हुई है तो इन्वेंट्री मौजूद है लेकिन मेरे सिस्टम में अभी तक नहीं आई है। कौन से रिस्क की बात कर रहा हूँ मैं? समझ आ रही है बच्चों किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? भाई एक इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मेरी है, मेरे बिहाफ पे एक और बंदा रखा हुआ है, मेरे सिस्टम में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो इसको यूँ समझने की कोशिश करें कि मेरा जो सिस्टम है उसमें ये इन्वेंट्री नहीं आ रही है, लेकिन क्या ये इन्वेंट्री फिजिकली एग्जिस्ट करती है? हाँ भाई एग्जिस्ट करती है। तो फिजिकली एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन मेरे तो क्या ये जो सिस्टम है, क्या ये जो रिपोर्ट है इन्वेंट्री की, क्या ये कंप्लीट है? कितने लोगों ने इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस का रिस्क आइडेंटिफाई करा था? कितने लोगों ने इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करा था? क्या फिजिकल इन्वेंट्री में 120 क्वांटिटी आ रही होगी? हाँ जी आ रही होंगी। लेकिन क्या सिस्टम में 100 क्वांटिटीज़ आ रही होंगी? हाँ। तो क्या इस सिस्टम में या इन्वेंट्री की रिपोर्ट में क्या ये सिस्टम की रिपोर्ट कंप्लीट है?
नहीं सर कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीटनेस का रिस्क हुआ ना बच्चों। आगे वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ो, अब आगे वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ो भाई। अच्छा, और ये मसला किस चीज़ का है भाई? ये मसला किस चीज़ का है? ये इनहेरेंट रिस्क का है, ऐसा ही है। ये मसला किस चीज़ का था? ये इनहेरेंट रिस्क का मसला है ना भाई, इनहेरेंट रिस्क है ना, कंप्लीटनेस के ऊपर इनहेरेंट रिस्क है ना। अब ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट करा है, रिकॉर्ड ऑफ दीज गुड्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली बाय द वेयर हाउस ऑपरेटर एंड आर मैनुअली इंटीग्रेटेड इनटू द कंपनीज रिकॉर्ड। मैनुअली हो रहा है, मैनुअली हो रहा है। वेयर हाउस ऑपरेटर जो है सिर्फ वो सिस्टम में अपलोड कर रहा है। क्या ये अच्छा इंटरनल कंट्रोल है? एक बंदा बैठ के जो है उसके रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, फिर जाके उसको इंटीग्रेट कर रहा है ILL के। क्या ये बच्चों, यहाँ पे जो मसला होगा वो कौन सा रिस्क है? ये कौन सा रिस्क है? अगर मैं इसको कहूँ एरर हो सकता है ज़बरदस्त। तो इन्वेंट्री में एरर हो सकता है, सही है। इन्वेंट्री सारी रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, इन्वेंट्री ज़्यादा रिकॉर्ड की जा सकती है, इन्वेंट्री गलत अमाउंट में रिकॉर्ड की जा सकती है। क्यों? बिकॉज कोई कंट्रोल नहीं है, तो एरर और फ्रॉड के चांसेस हैं प्यारे बच्चों। ये वाला रिस्क मेरा कौन सा कहलाएगा? कंट्रोल रिस्क, ऐसा ही है। अच्छा मेरी बात सुनो, कंपनी जो हमारे पास है ये किस में डील करती है मेरे बच्चों? ये कंपनी जो है ये किस में डील करती है? नहीं, कौन सा, इसका बिजनेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना। इलेक्ट्रॉनिक का माल जल्दी ऑब्सोलीट होता है। कितने लोगों ने इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट जब करी थी तो उसमें लिखा था कि जी कॉस्ट भी बढ़ रही है, सेल प्राइस भी कम है, प्लस कंपनी का बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक का है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है। कितने लोगों ने मिस कर दिया था मेरे बच्चों? तो आपने रिस्क फैक्टर ही पूरा नहीं लिखा। अच्छा, प्लस कंपनी क्या कर रही है भाई? कंपनी इंपोर्ट कर रही है तो फॉरेन करेंसी में कर रही है, और फॉरेन करेंसी के रेट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। और जब चेंज हो रहे हैं तो देयर इज़ अ रिस्क कि जो मेरे पास इन्वेंट्री आ रही है या जो मैंने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की होगी उसको सही रेट पे मैंने ट्रांसलेट नहीं किया होगा, ऐसा ही है। तो मैंने इसको सही रेट पे ये कौन सी असर्शन है? वैल्यूएशन। लेकिन क्या ये इम्पेयरमेंट है? क्या ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है? क्या ये एग्जिस्टेंस है? नहीं सर, ये वैल्यूएशन एंड एक्यूरेसी है, ऐसा ही है। इसमें इम्पेयरमेंट का मसला नहीं है, इसमें इन्वेंट्री जो इनिशियल रिकॉर्ड हो रही है उस पर मसला है। आप पेबल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अगर गौर से देखो तो सिर्फ इन्वेंट्री के ऊपर 4 रिस्क हैं। हाँ भाई, गौर से देखो तो इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस पे भी मसला, इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस पे भी मसला, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे भी मसला। उसामा खान समझ आ रही है मेरे बच्चों बात? देखें सकलैन, मेरी बात सुने यार, ये वही वाली बात है, अप्रोच सही कर लो, कॉन्सेप्ट सही कर लो, ऐसे जितने भी सवाल है ना पूछ लो, पता चल जाएगा। कैश फ्लो का इशू इज़ नॉट एन ऑडिट रिस्क। अगर आप ये कहते हो कि कैश फ्लो का इशू ऑडिट रिस्क है तो कैश फ्लो का इशू ऑडिट रिस्क नहीं है। अगर आप कहते हो इसी तरीके से बाय नाउ एंड पे लेटर, क्या ये ऑडिट रिस्क है? ये भी ऑडिट रिस्क नहीं है, ये भी ऑडिट रिस्क नहीं है प्यारे बच्चों, सुन लो मेरी बात को, सही है। टेक्नोलॉजी बिजनेस, क्या ये ऑडिट रिस्क है? ये भी ऑडिट रिस्क नहीं है। इन्वेंट्री एट थर्ड पार्टी, क्या ये ऑडिट रिस्क है? ये भी ऑडिट रिस्क नहीं। जो ऊपर मैंने जितने भी रिस्क आपको बताएं बच्चों, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑडिट रिस्क नहीं होते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो मेरे बच्चों। इसकी वजह से कोई ऑडिट रिस्क हो सकता है। अगर कैश फ्लोज के इशू हैं तो इसकी वजह से गोइंग कंसर्न का रिस्क हो सकता है। बाय नाउ एंड पे लेटर की वजह से रिसीवेबल की इंपेयरमेंट का मसला हो सकता है। टेक्नोलॉजी का बिजनेस है तो इसकी वजह से इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का रिस्क हो सकता है। थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो मेरे पास जो है वो एग्जिस्टेंस का रिस्क हो सकता है, मेरे पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का रिस्क हो सकता है, मेरे पास कंप्लीटनेस का रिस्क हो सकता है। थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो क्या थर्ड पार्टी के पास उसकी अपनी इन्वेंट्री भी पड़ी हुई होगी? तो क्या कल को मैनेजमेंट आपसे कह सकती है पूरे वेयर हाउस में मेरी इन्वेंट्री है? क्या मैनेजमेंट आपको कल को ये कह सकती है कि भाई नहीं यार, मैनेजमेंट तो कुछ भी कह सकती है ना भाई? क्या मैनेजमेंट कल को आप ये कह सकती है कहने को कि भाई ये जो पूरा वेयर हाउस है इसमें मेरी इन्वेंट्री है? क्या आपको दिख रही है इन्वेंट्री? लेकिन क्या आपका राइट है? तो ऊपर जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई करा कि मेरे पास जो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है, तो इसमें से एक मसला तो ये है कि आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं करी होगी तो कंप्लीटनेस, और दूसरा मसला ये है कि वो जो थर्ड पार्टी है उसके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री किसी और की भी पड़ी हुई होगी, उसकी अपनी भी पड़ी हुई होगी। तो एक और मसला ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे आपका राइट भी है इस इन्वेंट्री पे। बच्चों अब मुझे बताओ ईमानदारी से, कुछ गलतियाँ आइडेंटिफाई हुई? और मैंने अभी इसकी ड्राफ्टिंग नहीं करी है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है अभी ताकि पता चले कि मैं ड्राफ्टिंग वाले पार्ट पे तो अभी आया ही नहीं हूँ। कुछ समझ आ रहा है? इसके अंदर आपको इनहेरेंट रिस्क भी दिखेगा, इसके अंदर आपको जो है वो कंट्रोल रिस्क भी दिखेगा।
40 मिनट 37 मिनट हमने लगा दिए हैं पहले सवाल के ऊपर। ये सवाल मैं नॉर्मल क्लास में कराता 10 12 15 मिनट में हो जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि आप लोगों से पिक नहीं हुआ है और आप लोगों ने किस माइंडसेट से लिखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो सिर्फ इन्वेंट्री की चारों एजर्शंस के ऊपर रिस्क था, इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क ऑन इन्वेंट्री एंड इंक्लूडिंग द फ्रॉड रिस्क ऑन द एटीट्यूड एंड द रैशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये इन्वेंट्री बोल रहा हूँ सिर्फ मैं। हसान साहब इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क में डिफरेंशिएट नहीं हो रहा था, सही है, लेकिन इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क की डेफिनेशन बड़ी चिकनी आती है हमको, बड़ी पप्पू डेफिनेशन आती है हमें। और बच्चा अब भी ये सवाल करता है कि सर समझ नहीं आता क्या याद करें क्या याद नहीं करें। भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप दुनिया की कोई किताब लेके चला जाओ, क्या पहला सवाल 10 नंबर का आप किसी भी किताब को सामने रख के कर सकते हो। आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लेके चले जाओ, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है आप वो लेके चले जाओ, क्या ये 10 नंबर का सवाल जो आपके पास आया है, मैं आपके सामने आइज़ा 315 खोल देता हूँ प्यारे बच्चों। ये आइज़ा 315 है हमारे पास, ये हमारे पास आइज़ा 315 है, ये हमारे पास वॉल्यूम 1 है, इसमें हमारे पास आइज़ा 315 है। आप आइज़ा 315 के पूरे नोट्स लेके चले जाएं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में, जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ऑडिट रिस्क बताए हुए हैं, या उसने गाइडेंस आपको प्रोवाइड करी, उसने एक अप्रोच आपको बताई है बच्चों। हाँ भाई बच्चों, क्या हो गया, कहाँ चले गए यार। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल कह रहा हूँ, क्या इस सवाल को अटैम्प्ट करने के लिए अगर मैं आपको आइज़ा 315 के नोट्स भी दे दूँ और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की पूरी किताब भी दे दूँ, क्या वो किताब देख के भी आप इस सवाल को अटैम्प्ट कर सकते हैं? क्या उस बुक में आपको इसके आंसर्स दिखेंगे? क्या उस बुक में ये सिनेरियो आपको दिखेगा? आइज़ा 315 ऑडिट रिस्क का जो स्टैंडर्ड है फाइनल में तो आके वॉल्यूम पढ़ने हैं ना बच्चों, अगर वो आप देखेंगे भी तो वहाँ पे भी आपको एक ऑडिट रिस्क नहीं मिलेगा। आइज़ा 240 फ्रॉड देख लो, एक फ्रॉड का रिस्क वो नहीं बताता, 2 प्रिज्यूम रिस्क बताता है, उसके अलावा कोई आपको फ्रॉड रिस्क की ड्राफ्टिंग नहीं बताता। तो इसका मतलब ये है कि जो 10 नंबर का सवाल आया था, तो इसका मतलब है मेरी अप्रोच ही। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कि इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन याद करके जाते हैं, कंट्रोल रिस्क की डेफिनेशन याद करके जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो सोचते नहीं है, वो पढ़ते हुए इस माइंडसेट से नहीं सोचते कि जो रिस्क है ये इनहेरेंट है या ये कंट्रोल है, या कंट्रोल है तो क्यों कंट्रोल है, या अगर इस रिस्क को मुझे कंट्रोल रिस्क करना होगा तो मैं कैसे करूंगा। अप्रोच समझ आ रही है मेरे बच्चों, किस माइंडसेट से आपने चीज़ों को पढ़ना है। आ जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लूँ पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाऊँ। मैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाऊँ, ऐसा कर लो, इजाज़त है। कितने नंबर का सवाल है? 12 नंबर का। यू आर द ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ मेट्रो प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, अ मिड साइज मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग मटीरियल्स। द ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2025 इज currently in progress. The audit senior has proposed using analytical procedure as the substantive test for payroll cost related to production. As these costs have increased sharply as compared in the previous year, the following information has been obtained from the client record. 2024-2025 टोटल पेरोल 109 के थे, अब 142 मिलियन हो गई है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 132 थे, अब 140 हो गए। टोटल ओवर टाइम आवर्स जो हैं वो 8000 घंटे थे, अब 12500 घंटे हो गए। प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो 4.5 मिलियन यूनिट्स हैं, अब 4.6 मिलियन यूनिट्स हो गए। अच्छा भाई, payroll is processed monthly through an internally developed payroll system based on input provided by the human resource and production department. सवाल की 3 requirement. Explain the factors that should be considered when using analytical procedure as a substantive audit evidence for payroll. हाँ भाई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस 12 नंबर में से आपके 2 नंबर भी नहीं आए होंगे। कितने लोगों का सवाल पेपर ही अच्छा हुआ था, ये वाला क्वेश्चन अच्छा हुआ था? कितने लोग ये कह रहे हैं कि सर ये सवाल ना पिक हुआ ना हमने करा, बस ऐसे लिख दिया, फायरिंग करी थी, सवाल बिल्कुल रट्टा था, ज़बरदस्त। ये आपके पूरे पेपर का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन था। ये जो आपके पास एंड में थ्योरी उसने पूछी है, एक आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 8 जिसने आपसे पूछा है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। 5 3 8 8 5 कितने हो गए? 13 13 3 16। ये 16 नंबर का पेपर आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, दैट्स इट, जहाँ पे आप रट्टा रट्टे का वर्ड यूज़ कर लो, सही है। और इसके अलावा ऊपर जितना भी पेपर है वो सारा सिनेरियो बेस्ड है 84 नंबर का। और उसमें से सबसे आसान पेपर जो आसान क्वेश्चन था वो आपका वही, मतलब इनसे भी ज़्यादा आसान अगर कोई सवाल था, इससे भी ज़्यादा आसान कोई सवाल था वो ये था। लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ इसमें से आपके हार्डली 2 या 3 नंबर आएंगे मेजॉरिटी के। डिस्कस कर लें इसको। कितने लोगों ने पेरोल के ऊपर एक्सपेक्टेशन बनाई कि लास्ट ईयर सैलरी इतनी थी? जवाब दे दें भाई सारे के सारे कि लास्ट ईयर सैलरी इतनी थी इसको, और लास्ट ईयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इतने थे, तो एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय इतनी आ गई। उसको मल्टीप्लाई कर दो करंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय से,
तो आपके पास एक्सपेक्टेड सैलरी 2025 की आ जाएगी, ऐसा ही है। और फिर जब एक्सपेक्टेड सैलरी आ जाएगी तो बस एक और मसला ये है कि इसके अंदर ओवर टाइम 8000 घंटे था, उसको भी प्रोरेट कर लो 1200 घंटे पे या 12000 घंटे पे, तो मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी इतनी होनी चाहिए। जीएल में इतनी रिकॉर्ड हुई हुई है, मैं चेक कर लूँगा कि मेरा डिफरेंस विद इन थ्रेशोल्ड है कि नहीं है। कितने लोगों ने ये काम करा था? ये करना ही नहीं था, ये सवाल की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ये तीनों रिक्वायरमेंट में ये चीज़ मौजूद ही नहीं थी। हाँ, ये करना ही नहीं था भाई, क्रॉस करें इसको, सवाल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, वो आपसे ये पूछ ही नहीं रहा। उसने आपको कंफ्यूज किया, डेटा दिया, टेबल दिया, आपने कहा बस ज़बरदस्त, अब तो कैलकुलेटर लेके बैठ गया मैं, और बस मैं कैलकुलेटर लेके ये 4.6 मिलियन पे या 109 को 142 पे ला के ही छोड़ूंगा। Explain the factors that should be considered when using the analytical procedure as a substantive audit evidence for payroll। 4 नंबर का सवाल। हम चलते हैं अपने स्मार्ट हैंडआउट की तरफ, और जब हम अपने स्मार्ट हैंडआउट की तरफ जाते हैं बच्चों, स्टेप्स रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। पहली चीज़, डिटरमाइन द suitability of particular substantive analytical procedures for given assertions taking account of the assessed risk of material misstatement and test of detail if any for the assertions, how effective they will be in detecting a particular type of material misstatement। कितने लोगों ने अपने आंसर में इस A, B, C, D पॉइंट को कंपेयर करा था, लिखा था? कितने लोगों ने नहीं लिखा था? रेशियो लिखना ही नहीं था। रेशियो कहाँ से लिख दिया आपने? रेशियो इज़ द काइंड ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताएं कौन से फैक्टर्स को आप कंसीडर करेंगे व्हेन यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस फॉर पेरोल। ऐसे कौन से फैक्ट, अगर एक जूनियर आपके पास आके कह रहा है कि हम इसके ऊपर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, तो आप कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे? आप आके कह रहे हैं कि मैं रेशियो निकालूंगा, वो आपसे कह रहा है कि भाई आप कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे? आप कह रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री रेशियो निकालूंगा, वो अगेन आपसे कह रहा है कि भाई आप कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे जब आप पेरोल पे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ करेंगे। समझ आ रहा है मेरे बच्चों मसला कहाँ पे आ रहा है? अब सुनो, अब सुनना मेरी बात। ये जो काम था, ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है ना बच्चों। बच्चों जो मैंने आपके सामने पूरी एक्सपेक्टेशन बनाई, ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है ना। मैं नंबर से मैं पेरोल के ऊपर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहा हूँ, ऐसा ही है बच्चों, ऐसा ही है ना। अच्छा, तो ये जब मैं करता हूँ, तो जब अगर मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बताएं क्या इस सारे काम से इससे मुझे इस चीज़ पे एश्योरेंस मिल रही है कि जो पेरोल है वो अकर्ड हुआ है? चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ। क्या मैं इस 109 मिलियन को 132 से डिवाइड करूं तो मेरे पास पर एम्प्लॉय पेरोल कॉस्ट आ जाएगी? और अगर मेरे पास जो पर एम्प्लॉय आ जाएगी, तो क्या मैं उसको 140 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 2025 की एक्सपेक्टेड पेरोल कॉस्ट आ जाएगी? और जो आंसर मेरे पास आएगा, और मेरा पेरोल जो इंक्रीज हुआ है, मेरे पास जो पेरोल इंक्रीज हुआ है, जो मेरा ओवर टाइम इंक्रीज हुआ है, वो 8000 से 12500 पे हुआ है, तो 1.5 टाइम हमारे पास ये हो गया। तो मैं कुछ एक इक्वेशन बना के उसको 1.5 टाइम से भी लेट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास एक्सपेक्टेड पेरोल कॉस्ट आ जानी चाहिए। अच्छा, लेकिन क्या ये प्रोसीजर परफॉर्म करके मेरे बच्चों मुझे एक बात बताइएगा, क्या इससे मुझे इस चीज़ के ऊपर एविडेंस मिल रहा है कि वाकई में 140 एम्प्लॉयज़ हैं? क्या मुझे इस चीज़ के ऊपर एविडेंस मिल रहा है कि टोटल ओवर टाइम 12500 है? क्या मुझे इस चीज़ के ऊपर एविडेंस मिल रहा है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम 4.6 मिलियन है? तो इसका मतलब है पेरोल की अकरेंस के ऊपर मुझे कुछ नहीं मिल रहा। ये पेरोल वाकई में अकर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई मुझे नहीं मिल रहा। हाँ, पेरोल की एक्यूरेसी के ऊपर मुझे एक कंफर्ट मिल रहा है। बच्चों सही बात कर रहा हूँ? कि हाँ एक्यूरेटली देखूँ तो हाँ भाई पूरे साल का पेरोल रिकॉर्ड हुआ है, और अगर ये नंबर सही है, तो हमारे पास पेरोल इतना ही होना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अब पढ़े ये लाइन आपसे क्या कहती है? डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन एजर्शन। पेरोल की एजर्शन एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी के लिए रेलिवेंट होगा, लेकिन क्या ये अकरेंस के लिए रेलिवेंट होगा मेरे बच्चों? क्या ये कंप्लीटनेस के लिए रेलिवेंट होगा? क्या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कंप्लीटनेस के लिए रेलिवेंट होगा? कंप्लीटनेस के लिए रेलिवेंट नहीं होगा मेरे बच्चों। अच्छा, इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ, कितने लोगों ने ये पॉइंट लिखा था मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो। इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा and for this audit needs to consider the following factors: source of information, nature and relevance of information available, controls over the preparation of data, comparability of the information, industry data and budget। कितने लोगों ने पॉइंट्स लिखे थे भाई? evaluate the reliability of data,
भाई क्रैम भी किए थे तो फुरकान लिखे थे भाई, कितने लोगों ने लिखे थे ये पॉइंट, जवाब दो ना यार। अच्छा, जिसने लिखा था, जिसने लिखा, अब देखो जिसने नहीं लिखा उसको तो गलती पता चल गई। जिसने लिखा था क्या उसने इस पॉइंट को लिखने के बाद इस इंफॉर्मेशन से लिंक किया था? क्या है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल है एक्सटर्नल है? कितने लोगों ने इस रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से कंपेयर किया था? जिसने लिखा भी था तो उसने ये लिखा या उसने सिर्फ लाइन लिख दी, इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, और वो बेचारा आपको एग्जामिनर पूछ रहा है, एग्जामिनर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पेरोल इज प्रोसेस मंथली थ्रू एन इंटरनली डेवलप पेरोल सिस्टम बेस्ड ऑन इनपुट प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते होंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ह्यूमन रिसोर्स वाले क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते होंगे? टोटल ओवर टाइम आवर्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता होगा? टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम यूनिट्स। बच्चों अप्रोच का मसला समझ आ रहा है? सर याद भी कर लिया, पिक भी कर लिया, लेकिन वो सवाल में जो इन्फॉर्मेशन देता है बेटा वो घर ले जाने के लिए तो नहीं होती ना। वो जो इन्फॉर्मेशन तो मतलब याद भी कर लिया, लिख भी लिया, लेकिन वो एक मतलब, और मतलब आप सोचें यार, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं और हमारी जो है वो मसला यहाँ तक आके हो गया है कि हम जो याद भी कर रहे हैं हमें ये नहीं पता कि हम याद कर क्यों रहे हैं और इसका मतलब क्या है। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या ये थोड़ी सी ये लिंकिंग समझ आती है मेरे बच्चों को? आपको अब समझ आया कि ये सवाल में ये कितने लोगों को ये पता ही नहीं था कि सवाल में इन्फॉर्मेशन क्यों दी हुई है? अब समझ आया कि ये इन्फॉर्मेशन टेक्निकली मेरी कहाँ से लिंक्ड हो रही है। और अब जब मैं कहूँगा कि अगर मैंने इन नंबर को यूज़ करके एक्सपेक्टेशन बनानी है तो इस नंबर की सोर्स देखनी होगी। वो सोर्स क्या है? वो सोर्स इंटरनल है। दैट्स इट, इतना सा लिखना है भाई। पेरोल के ऊपर मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकता हूं प्रोवाइडेड दैट के पेरोल के ऊपर मुझे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करके सारी असर्शन पे रिलायंस नहीं मिलेगी, और एज एन ऑडिटर मुझे सारी असर्शंस के ऊपर काम करना होता है। तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर मुझे एक्यूरेसी के ऊपर दे देगा, अकरेंस के ऊपर मुझे शायद कोई कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। फिर उसके बाद मैं डेवलप करूंगा एक्सपेक्टेशन को और उसके बाद मैं थ्रेशोल्ड्स को आइडेंटिफाई करूंगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब वो कहता है यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑडिट रिस्क इन पेरोल कॉस्ट। कितने बच्चों ने ये पार्ट बी पढ़ के ये काम करा? जितने लोगों ने किया उनको मैं सिर्फ इतना बता दूं, सवाल में लिखा हुआ यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, सवाल में ये नहीं लिखा हुआ यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या बात समझ आ रही है? एनालिटिकल प्रोसीजर में और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एनालिटिकल प्रोसीजर आइज प्लानिंग में भी यूज़ होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्मेंस में भी यूज़ होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर कंक्लूडिंग में भी यूज़ होता है। एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग में जब यूज़ होता है तो वो रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए होता है। जब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्मेंस फेज में यूज़ होता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है और अब रिसर्च को कहता है कि दिस इज द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो सवाल में उसने आपको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का वर्ड नहीं दिया, सवाल में वो कह रहा है आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑडिट रिस्क। किसकी बात कर रहा है? प्लानिंग की। वो बात आपसे कर रहा है प्लानिंग की। बच्चा क्या करके आ रहा है? बच्चा परफॉर्मेंस के प्रोसीजर्स लिख के आ रहा है। वो बात कर रहा है आपसे प्लानिंग की और बच्चा क्या लिख के आ रहा है? बच्चा। तो इसका मतलब है कि मुझे नंबर्स को यूज़ करके मुझे पेरोल के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। प्यारे बच्चों, मुझे पेरोल के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना है, ऐसा ही है। तो जब मुझे नंबर्स को यूज़ करना है तो क्या मैं 109 को 132 से डिवाइड कर सकता हूँ? बच्चों 109 मिलियन को 132 से डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से बता दें भाई, कैलकुलेटर में जल्दी से कर दो, मोबाइल से कर दो यार। तो पर एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आ रही है? 8,25,000। अच्छा, अब ये काम करो, 142 को भी 140 से डिवाइड कर दो यार। मेरा बच्चा 142 को भी 140 से डिवाइड कर दो, ऐसा ही है। क्या पेरोल बढ़ रहा है? बच्चों क्या पेरोल बढ़ रहा है? इस 8,25,000 को 1.010 से अगर मैं कंपेयर करूं तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? हाँ भाई, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? परसेंटेज 22% इंक्रीज हुआ है। क्या 22.5% इंक्रीमेंट मिलता है? 22.5% इंक्रीमेंट मिलता है। तो इसका मतलब एम्प्लॉय की आपको कॉस्ट ओवर स्टेट नहीं लग रही। आप खुद सोचो ना, 8 एम्प्लॉय से बड़े हैं और 30-40 मिलियन से आपका पेरोल बढ़ गया। हाँ सुभान, ज़बरदस्त, लेकिन ओवर टाइम भी तो ज़्यादा है। तो चलें एक और काम ये कर लेते हैं कि पिछली बार जब 8,000 घंटे ओवर टाइम हुए थे तो हमने 4.5 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे। मेरे भाई 4.5 को 8,000 से तो डिवाइड करना ज़रा सा। सुभान साहब, 4.5 मिलियन को 8,000 घंटे से डिवाइड करें, 562.5, ऐसा ही है।
मतलब 1 घंटे में 562.5 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, तो सुभान साहब थोड़ा सा 25 को भी कर लें यार, 25 का भी रेशियो निकाल लें। 4.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 12,500। यार फुरकान साहब, ये तो आपने अजीब काम कर दी यार। आप ये कह रहे हैं कि मैंने घंटे ज़्यादा लगाए लेकिन मैंने प्रोडक्शन कम करी है, तो इसका मतलब ये जो ओवर टाइम आवर्स रिकॉर्ड हुए हैं, क्या इसमें फ्रॉड लग रहा है मेरे बच्चों? ये जो आपने ओवर टाइम मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड करे हैं, जो एम्प्लॉय ने रिकॉर्ड करे हैं, क्या ये फ्रॉड लग रहा है मेरे बच्चों? अगर तो प्रोडक्शन भी डबल हो जाती। हाँ भाई सुभान साहब, तो ओवरऑल मुझे एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा, अगर तो 8 एम्प्लॉयज़ हैं तो ये तो 142 होने ही नहीं चाहिए। लेकिन वही वाली बात जो सुभान ने करी कि 142 तो इसलिए हो रहा है कि सर ओवर टाइम पे तो ज़्यादा है। तो ओवर टाइम को अगर मैं प्रोडक्शन से कंपेयर करूं, भाई रातें क्यों लगा रहे थे जब प्लांट ही बंद पड़ा हुआ था? और रातें लगा के तो तुम्हारी प्रोडक्शन और कम हुई है, ज़्यादा तो नहीं हुई है। कितने लोगों ने एम्प्लॉय के पेरोल में फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई करा था? और बच्चा कहता है पेपर निकल के, यार ISO 240 फ्रॉड तो एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं हुआ 4 पेज 5 पेज 6 पेज याद करने का। पहले सवाल में और तीसरे सवाल में फ्रॉड है, पहले सवाल और तीसरे सवाल में फ्रॉड है। तो जब, अच्छा मुझे बताएं, फ्रॉड अगर ओवर स्टेटेड है, पेरोल अगर ओवर स्टेटेड है, पेरोल अगर ओवर, तो इसका मतलब पेरोल की कौन सी एसेशन है? कंप्लीटनेस। क्या पेरोल कम रिकॉर्ड किया है मैनेजमेंट ने? पेरोल ज़्यादा रिकॉर्ड किया है। मेरा बच्चा ज़बरदस्त अकरेंस। जो पेरोल में फ्रॉड हुआ है वो भी किस चीज़ का है? अकरेंस। और एक्यूरेसी भी हो सकता है। क्या कंप्लीटनेस आपको रिस्क लग रहा है पेरोल में? मेरा बच्चा क्या कंप्लीटनेस का रिस्क है? नहीं सर, कंप्लीटनेस का रिस्क नहीं है। तो यार फिर तो मुझे बताए ना, फिर क्या मसला था यार मेरे बच्चों, मुझे बताओ ना यार मेरे बच्चों, किसका मसला है? तो अगर घोस्ट एम्प्लॉय होगी तो एम्प्लॉय की फाइल देख लूँ? तुम्हारे सामने प्रोसीजर आ रहा है शहजाद, एम्प्लॉय की फाइल देख लूँ? भाई अगर एक्यूरेसी का मसला है और ओवर टाइम का मसला है तो टाइम शीट से मैच कर लूँ, मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लूँ कि ये रेशियो इतने अजीब क्यों है। हाँ भाई, तो पार्ट सी पढ़ा रहा हूँ यार मैं, शहजाद भाई पार्ट सी पढ़ा रहा हूँ यार, इतना हल्का ना लो भाई। रिकमेंड फर्दर ऑडिट प्रोसेस द टीम शुड परफॉर्म टू एड्रेस द स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाइड इन पार्ट बी। अब वो आपसे कह रहा है पार्ट सी में कि जी पार्ट बी में जो एनालिटिकल प्रोसीजर आइडेंटिफाई करके रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसी रिस्क के अगेंस्ट मुझे आप प्रोसीजर्स बताएं। बच्चों हमने 2 सवाल डिस्कस करे हैं, 100 मिनट्स हमें हो चुके हैं। नहीं 100 मिनट नहीं, कितना टाइम हुआ? 72 मिनट हमें हो चुके हैं। 72 मिनट में 72 गलती आइडेंटिफाई हो गई। दिमाग में 72 हो रहे होंगी बेटा, तो कभी पास नहीं होगा ना पेपर। क्या समझ आ रहा है यार कि हमें एटलीस्ट अप्रोच समझ आ रही है कि भाई हमें किस तरीके से पढ़ना है, एक एक चीज़ का किस तरीके से डिटेल में पोस्टमार्टम करना है। हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है। क्लियर हो मेरे बच्चों? ये एक अजीब बला थी, ये भी 12 नंबर की, ये एक अजीब बला थी 12 नंबर की। इसमें अगेन बच्चों ने भंड मारा है। आए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 पे आ जाए। यू आर द ऑडिट सीनियर for Noor Engineering Limited, a listed manufacturing company. The audit for the year ended 30 जून 2025 is at the finalization stage. इसकी रिक्वायरमेंट समझनी है, अभी समझ लेते हैं यार। तो बाकियों की रिक्वायरमेंट नहीं समझाई क्या मैंने? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 की रिक्वायरमेंट नहीं समझाई? अच्छा सुनो, फॉर ईच ऑफ द अबव मैटर डिस्कस द नीड फॉर ऑब्टेनिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग द ऑडिट फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन नोटेड. Management has prepared a cash flow forecast for the next 12 months showing sufficient liquidity despite incurring losses for the past 3 years. The company also has renewed its major bank loan after the year end. बच्चों ये सवाल में मसला, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ISA 580 को पढ़ते किस तरीके से हैं। ISA 580 आपसे कहता है कि आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है एज रिक्वायर्ड बाय अदर आइजास, सही है। और वो अदर आइजास कौन से हैं? वो ISA 240 है, ISA 250 है, ISA 450 है, ISA 501 है, ISA 540 है, ISA 550 है, ISA 560 है, ISA 570 है। डन हो गया। अगर कोई सिनेरियो इस स्पेसिफिक ISA में फॉल कर रहा है तो आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है, बिकॉज वहाँ पे ISA आपने दिमाग नहीं लगाना है, फिर वो तो ISA आपसे कह रहा है। और इन स्पेसिफिक आइजास पे भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों ऑब्टेन करनी है, इसकी लॉजिक मैंने बड़ी डिटेल में क्लास में एक्सप्लेन करी है मेरे बच्चों। ऐसा ही है। अच्छा अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब मेरी बात, इस सवाल में कौन सा सिनेरियो है, कौन सा ISA अप्लाई हो रहा है? ऐसा ही है भाई। क्या ISA 570 के ऊपर स्टैंडर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो? तो इस सवाल में मसला था क्या मेरे बच्चों? इसको एक्सप्लेन करना था, इसको एक्सप्लेन कैसे करना था? सुन ले मेरी बात को। इसको आपने एक्सप्लेन ऐसे करना था बच्चों कि आपने ये कहना था कैश फ्लोज के इश्यूज़ हैं, मैनेजमेंट ने प्रोजेक्शंस बनाई हैं, सही है, और कैश फ्लोज के इश्यूज़ जो हैं वो एक इवेंट और कंडीशन है, और इस इवेंट और कंडीशन को एड्रेस करने के लिए मैनेजमेंट ने एक प्रोजेक्शन बनाई है।
तो ओवरऑल ये जो ऑडिटर के पास एविडेंस है, जो प्रोजेक्शंस है, क्या ये हक है, क्या ये सच है, क्या ये वाकई में होंगे? बच्चों मैनेजमेंट कहती है मैं अगले साल क्या वाकई में होगा मैनेजमेंट? तो इसका मतलब है इस चीज़ के ऊपर ऑडिटर ने प्रोसीजर जो परफॉर्म करे हैं उसके ऊपर उसको ऑडिट एविडेंस तो मिला है, लेकिन ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन किया जाता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये सिनेरियो कौन सा है? ये सिनेरियो आइजा 570 गोइंग कंसर्न का है, तो मैं मैनेजमेंट से स्पेसिफिकली लिखवाऊंगा। और बस यही चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी थी कि भाई ये जो सिनेरियो है इसमें गोइंग कंसर्न का इशू है। चूंकि गोइंग कंसर्न का इशू है तो आइजा 570 की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है एज रिक्वायर्ड बाय आइजा 570 टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट we have disclosed the management plans for future action relating to its going concern assessment and the feasibility of those plans। बच्चों क्या तक बात समझ आती है? थोड़ा सा और आगे बढ़ो। Inventory included a significant quantity of slow moving products. Management asserts that the net realizable value exceed cost based on expected sales during the next 6 months. Inventory includes a significant quantity of slow moving products based on the expected sales during the next 6 months। हाँ भाई, इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? नो नीड। कितने लोगों ने कहा नो नीड? इसमें नहीं आएगा ना नो नीड। मेरे बच्चों इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? मेरे भाई इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड है कि जो भी सिग्निफिकेंट एजम्पशन है उस एस्टिमेट्स के लिए वो एजम्पशंस रीजनेबल हैं। आइजा 500 एक्सटर्नल कंफर्मेशन आता है एस्टिमेट्स के ऊपर। मेरे भाई सुने सकलैन साहब, मेरे बच्चों मैं एक ज़बरदस्त बात बताऊं, आप कौन सी स्टेज पे हो? मेरे बच्चों आप कौन सी स्टेज पे हो? आप फाइनलाइजेशन स्टेज पे हो। अगर आप फाइनलाइजेशन स्टेज पे हो तो इसका मतलब है परफॉर्मेंस फेज हो चुका है। जवाब दे दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इसका मतलब है इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर चुके हैं। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट के ऊपर भी आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए होंगे, गोइंग कंसर्न के ऊपर भी आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए होंगे। तो पेपर में आपको ऑडिट प्रोसीजर तो लिखना ही नहीं था ना उसका जिक्र करना था। आपने ये कहना था कि इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट जो है वो स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, मैनेजमेंट जो है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक्सीड कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स। ये जो एक्सपेक्टेड है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? क्या ये 100% करेक्ट है? ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 मंथ और अभी 2 महीने गुजरे कि सारी की सारी इन्वेंट्री बिक गई होगी। क्या आप सारी की सारी इन्वेंट्री को सब्सिक्वेंट वेरीफाई कर चुके हैं? क्या कोई और तरीका है इसको वेरीफाई करने का? तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है? इसके अंदर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व, और जब एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आइजा 580 स्पेसिफिकली आपसे कहता है कि एज पर आइजा 540 आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेंड करनी है एज पर आइजा 540। और आइजा 540 क्या कि जो भी सिग्निफिकेंट एजम्पशंस हैं वो रीजनेबल हैं कि नहीं है। चलो बच्चों मैं एक बात बताता हूँ, एक आखिरी बात सुन लोगे, थोड़ा सा ये सवाल क्लियर हो जाएगा आपको और थोड़ी सी अप्रोच भी क्लियर हो जाएगी। 2 मिनट है, इजाज़त है मुझे। आइजा 200 क्या कहता है? आपने कौन सी एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है? रीजनेबल एश्योरेंस विच इज़ दी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट इट इज़ नॉट दी एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। एस्टिमेट्स, फ्रॉड, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जिसमें हमारे पास एक ट्रांजैक्शन होती है रिलेटेड पार्टी, और मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन। बच्चों ये क्लियर है? मेरे से 2 मिनट मिल जाएंगे ताकि ये सवाल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। 2 मिनट मिल जाएंगे मुझे। ये सबको आता है? सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है? अगर एक ऐसा रिस्क जिसमें एस्टिमेट्स हो, फ्रॉड हो, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, क्या वो रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क तस्वुर किया जाता है? थोड़ा सा और सुने। आइजा 500 आपसे क्या कहता है? ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? टू ऑब्टेन सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशेंट क्या है? क्वांटिटी। अप्रोप्रिएट क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी में क्या आता है हमारे पास? रेलिवेंट, रिलायबल। ऐसा ही है। रिलायबल क्या होता है मेरे पास? थर्ड पार्टी, डायरेक्टली, रिटर्न फॉर्म, ओरिजिनल। ऐसा ही है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? आइजा 580 कहता है कि कुछ स्पेसिफिक आइजा हैं जिनके ऊपर आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी होगी। इसीलिए बिकॉज उन स्पेसिफिक आइजा के ऊपर जब आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे होंगे तो उससे आपको ऑडिट एविडेंस मिला होगा।
और आपकी जिम्मेदारी क्या है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कौन सा पहला आइजा आ रहा है, आइजा 240, ठीक है भाई, पहला आइजा आ रहा है आइजा 240। सुन लो मेरे बच्चों मेरी बात, आइजा 240 फ्रॉड, कुछ प्रोसीजर्स याद है फ्रॉड के? क्या फ्रॉड के ऊपर मैंने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना होता है बच्चों? क्या फ्रॉड के ऊपर मैंने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट, मैंने हर आइजा के हिसाब से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है बच्चों, ऐसा ही है? कुछ फ्रॉड के प्रोसीजर्स याद आ रहे हैं? इंक्वायरी करता हूँ किससे? मैनेजमेंट से। इंक्वायरी करता हूँ किससे? दोस्त जावेद गवर्नेंस से। इंक्वायरी करता हूँ किससे? इंटरनल ऑडिट फंक्शन से। इंस्पेक्शन करता हूँ क्या? मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, याद आ रहे हैं प्यारे बच्चों? जर्नल एंट्रीज देखता हूँ किसकी? मैनेजमेंट की। इसमें से कोई एक भी, ये सारे प्रोसीजर्स में परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे बताएं, आइजा 500 मैंने ऊपर आपके लिए लिख दिया है, क्या ये प्रोसीजर रिलायबल है? जो प्रोसीजर्स में नीचे परफॉर्म कर रहा हूँ क्या वो रिलायबल है? क्या इसमें से एक प्रोसीजर भी थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म में मुझे दे रही है? मेरे बच्चों जल्दी से बताओ, क्या एक, जितने भी प्रोसीजर्स मैंने यहाँ पे लिखे, क्या इसमें से एक चीज़ भी मुझे थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म में दे रही है? तो जो प्रोसीजर्स मैंने परफॉर्म करे इतने सारे, जो ऑडिट प्रोसीजर मैंने परफॉर्म करें, इससे मुझे क्या मिला है? ऑडिट एविडेंस मिला है। लेकिन इस एविडेंस को अगर मैंने सपोर्ट करना है तो मैं क्या करूं? मैं क्या लिखवाऊंगा? जो इंक्वायरी करी थी, क्या इंक्वायरी करी थी कि सर जी मुझे बताएं क्या आपकी कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, अगर आपकी असेसमेंट क्या कहती है बच्चों? इंक्वायरीज याद आ रही है जो हमारे 240 फ्रॉड में करते थे? अब इस लाइन को पढ़ो, We have disclosed the result of our assessment of the risk that the FS may be materially misstated as a result of fraud. जो इंक्वायरी करी है वो वर्बल एटलीस्ट लिखवा तो लो उस चीज़ को मेरे प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? इसी तरीके से मुझे बताएं, इन्वेंट्री के ऊपर एस्टिमेट्स होते हैं, क्या एस्टिमेट्स थर्ड पार्टी से वेरीफाई कर सकता हूँ? क्या मैं किसी थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन भेज कर ये कह सकता हूँ कि मुझे बताओ कंपनी की इन्वेंट्री कितने की बिकेगी? मैंने सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड 1-2 महीने की सेल्स देख ली तो मुझे ऑडिट एविडेंस मिल गया। क्या मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है मेरे बच्चों? क्या एस्टिमेट्स में आइजा 540 अप्लाई होता है? यस, आइजा 540 अप्लाई होता है, तो मैं आइजा 540 के हिसाब से मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूँगा। तीसरा सिनेरियो, ये सीईओ की स्पाउस के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, कौन सी ट्रांजैक्शन है भाई? क्या रिलेटेड पार्टी के ऊपर मेरी जिम्मेदारी है? क्या स्पेसिफिक आइजा की रिक्वायरमेंट है? आइजा 550 रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर जाके देखना, कोई एक प्रोसीजर ऐसा नहीं है जो कि थर्ड पार्टी का हो। सारे के सारे मैनेजमेंट से ही इंक्वायर करता हूँ, बताओ भाई आपकी रिलेटेड पार्टी कौन सी है? हाँ, मैं मैनेजमेंट से पूछता हूँ भाई बताओ आपकी रिलेशनशिप कौन सी है? मैनेजमेंट के इस बात को वेरीफाई करने के लिए मैनेजमेंट के बनाए हुए ही इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखता हूँ, मैनेजमेंट की बनाई हुई मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता हूँ, मैनेजमेंट के बनाए हुए शेयर होल्डर रजिस्टर को देखता हूँ। क्या कोई थर्ड पार्टी एविडेंस है मेरे पास रिलेटेड? क्या मैं दुनिया को कंफर्मेशन भेजूँ कि मुझे बताओ क्या तुम इस कंपनी की रिलेटेड पार्टी हो कि नहीं? क्या पॉसिबल है ये? क्या ऐसा कर सकता हूं मैं? तो इसका मतलब है जो प्रोसीजर मैंने परफॉर्म करा, वो जो मुझे एविडेंस मिला है वो इंटरनली मिला है, क्या यहाँ तक बात समझ? तो हसन साहब मैं यही कह रहा हूँ ना, अप्रोच का मसला है हमारी, मतलब यार आइजा 580 हमारी आइजा की 500 की सीरीज का सबसे आखिरी स्टैंडर्ड है। आपको पता है 500 का ये आखिरी स्टैंडर्ड क्यों है? 580 के बाद 590 नहीं आएगा। क्यों? 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फाइनलाइजेशन का स्टैंडर्ड है। ऊपर 570 कर लिया है, ऊपर 560 कर लिया है, ऊपर 550 कर लिया है, ऊपर 540 कर लिया है, ऊपर 530 कर लिया है, ऊपर 520 कर लिया है, ऊपर 510 कर लिया है, ऊपर 505 कर लिया है, ऊपर 500 कर लिया है। ये सारे काम कर लिए हैं और अब मैं बैठ के सोच रहा हूं कि मैंने जो प्रोसीजर परफॉर्म करे हैं और आइजा के हिसाब से करे हैं, और आइजा के हिसाब से करने के बावजूद मुझे जो है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। लेकिन आइजा 200 कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस व्हिच इज हाई लेवल एश्योरेंस। तो एटलीस्ट वहां पे जो प्रोसीजर्स मैंने करे हैं, जो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी है, एटलीस्ट वो मैनेजमेंट से लिखवा तो लूं, ताकि कल को अगर फ्रॉड हो गया और कंपनी जो है एससीसीपी मुझे बुला ले और मैंने तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी थी, मैनेजमेंट कहेगी मेरे से तो कोई इंक्वायरी नहीं करी थी। आप बताएं, आप अपने आप को बेवकूफ़ तस्वुर करेंगे जब आप कहेंगे काश मैं मैनेजमेंट से लिखवा लेता कि मुझे लिख के दो कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर लिया। हम दो किस्म की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, एफ एस इजिकल टू IFRS और ऑल इन्फॉर्मेशन। ये दोनों वर्ड कहाँ से आ रहे हैं? ये आइजा के वर्डिंग है मेरे बच्चों, ज़बरदस्त। ये आइजा 200 से आ रहा है, मतलब 580 पढ़ने के लिए मुझे ये थोड़ी सी लिंकिंग मेरे बच्चों समझ लो, फ़ायदा हो जाएगा। ये इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि इनके ऊपर मैं काम नहीं करूँगा। आइजा कहता है बेटा इनके ऊपर तो ज़्यादा काम करना है और तभी ये सिग्निफिकेंट रिस्क होंगे, ऐसा ही है।
और फिर आइजा 580 कहता है, आइजा 580 कहता है कि जब इस पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसएस्टिमेट ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा रिस्क हो सकता है, तो इन चीज़ों के ऊपर तो मैनेजमेंट से लिखवा भी लो, मैनेजमेंट से लिखवा भी लो। कहाँ लिखवा लो, कहाँ लिखवा लो? आइजा 240 फ्रॉड, ये इनहेरेंट लिमिटेशन से आ रहा है। आइजा 540 एस्टिमेट्स, इनहेरेंट लिमिटेशन से आ रहा है। आइजा 550 रिलेटेड पार्टी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पार्टी के साथ अपॉर्चुनिटी होती है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आ रही है? आपने मार्केटिंग एक्सपेंस इनकट किया है 500 मिलियन का, आ सब्सटेंशियल राइज कंपेयर टू प्रायर्स। क्या इस मार्केटिंग एक्सपेंस को मैं थर्ड पार्टी ओरिजिनल इनवॉइस से वेरीफाई कर सकता हूँ? क्या मार्केटिंग एक्सपेंस को मैं थर्ड पार्टी ओरिजिनल इनवॉइस से मेरा बच्चा वेरीफाई कर सकता हूँ? क्या यहाँ पे जो मैंने प्रोसीजर परफॉर्म करा है, क्या मुझे इससे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो रहा है? जो मैंने इस पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करा है, क्या मुझे इस पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो रहा है? इसका मतलब है मुझे अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जो कि मैं ऑब्टेन कर चुका हूँ। अब मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो कैश फ्लो के फोरकास्ट बनाए हैं, क्या इसके ऊपर मेरे पास कोई थर्ड पार्टी एविडेंस अवेलेबल है? कि अगले साल वाकई में रेवेन्यू इतना हो जाएगा और कॉस्ट इतनी हो जाएगी और इतने कैश फ्लोज आ जाएंगे? क्या इस पर मेरे पास कोई थर्ड पार्टी एविडेंस अवेलेबल है मेरे बच्चों गोइंग कंसर्न के ऊपर? क्या मैं थर्ड पार्टी से कह सकता हूँ कि मुझे बताओ इस कंपनी के ऊपर जितने भी मसले हैं, क्या मैनेजमेंट ने प्लान में लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए? मैं मैनेजमेंट की बनाई हुई चीज़ को मैनेजमेंट से ही पूछ के वेरीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ जो मुझे एविडेंस मिल रहा है, क्या वो ऑडिट एविडेंस है? यस। लेकिन क्या वो सफिशेंट है? नो। तो इसका मतलब है यहाँ मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। बच्चों कुछ गलती आइडेंटिफाई हमने अब तक 12, 8, 20 और 10, 30। मुझे बता दें ईमानदारी से, ये 10 नंबर पहला और ये 12 नंबर तीसरा सवाल, ये जो 22 नंबर का था, आपको क्या लगता है इस 22 में से आप लोगों के कितना आए होंगे ऑन एवरेज? बच्चों कुछ गलतियाँ समझ आ रही है कहाँ पे हो रही है हमसे? एक आखिरी चीज़ डिस्कस करूँ। ईयर एंड क्या है मेरे बच्चों? ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2025, ऐसा ही है। आग कब लगी? 2 अप्रैल 2025 ईयर एंड के बाद। क्या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? भाई आ जाए। आ फायर ब्रोक आउट इन केएफएल वेयर हाउस इन वन ऑफ द केएफएल वेयर, इसका मतलब गोइंग कंसर्न का मसला हो सकता है। वन ऑफ द केएफएल वेयर हाउस, बहुत सारे वेयर हाउस है, उसमें से एक वेयर हाउस है, गोइंग कंसर्न का मसला नहीं हो सकता, सही है। अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज रिवील्ड दैट दिस वेयर हाउस प्राइमरीली कंटेन्ड डैमेज्ड, स्लो मूविंग एंड एक्सपायर्ड इन्वेंट्री विच हैड बीन कैरिड एट कॉस्ट। बच्चों ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, एक ऐसी इन्वेंट्री जो आग लगने से पहले ही ख़राब थी, बेकार थी, एक्सपायर्ड थी, इस पे क्या रिकॉर्ड होना चाहिए? कितने बच्चों ने इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट के 4 ऑडिट प्रोसीजर्स लिख दिए या 5 ऑडिट प्रोसीजर्स लिख दिए? और कितने लोगों ने सोचा भाई इन्वेंट्री तो ईयर एंड के बाद जली है ना, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? कितने लोगों ने नहीं लिखे? बच्चों समझ आ रही है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करेगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज़ कर, आपकी मतलब वो वाला जो माइंडसेट होता है ना कि अगर ईयर एंड के बाद की डेट होगी और ईयर एंड के बाद आग लगी है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। सही है भाई, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ईयर एंड पे जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी वो उस आग लगने से पहले ही बेकार थी और वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई है, तो उसको तो हमने एनआरवी पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो वो तो इम्पेयरमेंट आप रिकॉर्ड करेंगे, उसका आग लगने से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका एडजस्टिंग नोटिस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो ईयर एंड पे इन्वेंट्री पड़ी हुई जो कि खराब पड़ी हुई, एक्सपायर्ड पड़ी है, उसके ऊपर तो इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करो मेरे भाई। बच्चों एक चीज़ सुन लो, अब बड़ा एक मैं आखिरी आपसे बात करूंगा और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा। देखो, अगर एक चीज़ बड़ी क्लियर है, क्या थोड़ी बहुत गलती आइडेंटिफाई हुई? भाई थोड़ी बहुत गलती आइडेंटिफाई हुई। अच्छा, अब गलती आइडेंटिफाई हो गई, समझ आ गई अप्रोच। और जब मैं कहता हूँ अप्रोच, तो अप्रोच का मतलब ये है कि जब मैं आइजा 520 पढ़ रहा हूँ और उसमें वो जो 4 स्टेप्स मेरे पास लिखे हुए आ रहे हैं, सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, थ्रेशोल्ड, तो मैंने इसका सिर्फ याद नहीं करना है, मैंने उसको समझना भी है कि ये होता क्या है। अगर मेरे पास एनालिटिकल प्रोसीजर और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का वर्ड आ रहा है तो मैंने ये सोचना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्या अप्रोच समझ आ रही है कि आपने, अगर मैंने आइजा 580 रिटर्न रिप्रेजेंट पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि रिटर्न रिप्रेजेंट लेते क्यों हैं, याद करना बात की बात है। क्या ये बात आपको समझ आती है? क्या अप्रोच समझ आती है कि चीज़ों को पढ़ना किस तरीके से है, चीज़ें आपस में किस तरीके से लिंक्ड होती है। आज उसने आपसे कहा है कि वो ऑडिट रिस्क का सवाल पूछेगा और ऑडिट रिस्क का सवाल वो आपसे आइडेंटिफाई भी कराएगा और असेस भी करवाएगा, सही है। अभी उसने सवाल आपसे कहता है ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने का,
अगली चीज़ में वो क्या आपसे कह सकता है, असेसमेंट का कह सकता है कि बताओ नॉर्मल रिस्क है कि सिग्निफिकेंट रिस्क है। उसके अगले इसमें वो कह सकता है कि मुझे बताओ कौन सी एजेशन लेवल का रिस्क है। आज उसने आपसे कहा कि मुझे बताओ कौन से कंपोनेंट का रिस्क है। ये लिंकिंग आपको पता होनी चाहिए कि एक सवाल कहाँ कहाँ जाके लिंक हो सकता है मेरे बच्चों। सेकंड चीज़, बहुत से बच्चों ने कहा तो आज 27 अक्टूबर से भी अगर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, 27 अक्टूबर से भी स्टार्ट करते हैं तो ये आपका प्लान है 31 जनवरी का, 3 महीने 3। और टोटल जो लेक्चर्स आ रहे हैं मेरे बच्चों, टोटल जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं 60, मैक्सिमम 60 आवर्स, सही है। 10-15 घंटे की और प्रैक्टिस कराऊंगा तो 70 घंटे हो जाएंगे, सही है। तो 60 आवर्स के आपके पास लेक्चर आ रहे हैं जो कि आपने अगले, मेरे बच्चों मेरी बात सुन लो अभी से, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है 100-150 घंटे पढ़ने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 60 घंटे के अगर लेक्चर देखते हो उसके प्लस 60 आवर्स अलग से प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशेंट है मेरे बच्चों। अगर 60 घंटे के लेक्चर देखते हो तो 60 घंटे अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशेंट है। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मेरे बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपके पास एक पूरा अगले 3 महीने का प्लान बताया गया है कि आपने अब क्या काम करना है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, आपने कंप्लीट करना है, 5 नंबर की वेटेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगले हफ्ते आपने इन 3 स्टूडेंट्स को देखना है, कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के बेसिस पे आपका एक टेस्ट स्केड्यूल बना दिया गया है। ये आपकी टेस्ट की डेट्स आज भी फाइनल है, आज भी फाइनल है प्यारे बच्चों। इन तारीख को आपके टेस्ट होंगे, इन तारीख को आपकी चीज़ें होंगी। मेरे टोटल जो है वो 2 वॉल्यूम्स हैं, 3 वॉल्यूम है कैफ 8 में, सही है। बहुत से बच्चे किताब का पूछ रहे होते हैं मुझसे, तो मैं आपको बता दूं कि एक तो वॉल्यूम ये स्मार्ट हैंड आउट है जिससे मैंने आपको आज पूरा पेपर कराया है, सही है। तो ये तो हमारे पास एक स्मार्ट हैंड आउट है 80 पेज का जिससे मैंने आपको आज पूरा करवाया है। ये हमारे पास वॉल्यूम 1 है जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है। कंप्लीट नोट्स अगर आप कहेंगे ना आज 200 से लेकर कोड ऑफ एथिक्स तक, वो सारे के सारे हमारे पास वॉल्यूम 1 में अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम 2 है जिसके अंदर आपके पास हर टॉपिक के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं अलॉन्ग विद द आंसर्स वो मौजूद हैं। फिर आखिरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये आपके पास एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों। ये अगर एक सवाल आप देख रहे हैं तो इस एक सवाल के अंदर जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है। तो हर सवाल के ऊपर 4 से 5 रिक्वायरमेंट आ रही है। बड़े अच्छे प्रोफेशनल बॉडी के सवाल हैं और इसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं मेरे बच्चों जो फाइनल के, सही है। ऊपर दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज़ के सवाल आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास जो सवाल आ रहे हैं वो आपके पास ये फाइनल के सवाल हैं। अच्छे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और होंगे। ये सब कुछ मिला के आपका कोर्स, आपके लेक्चर्स आराम से 60 आवर्स में हो जाएंगे। क्या अगले 3 महीने में ये 60 घंटे दे सकते हो? तो महीने में 20 घंटे और साथ साथ, और इस 60 घंटे के अंदर ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शामिल है और इसके क्विजेस के आंसर भी शामिल हैं, सही है। और उसके बाद जनवरी का एंड जब आता है तो आपके पास फैब होगा, आपके पास मार्च होगा। खुदा ना खास्ता जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है और प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम, लेकिन हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं है, परफेक्ट नहीं है। 60 घंटे लेक्चर लेने के बाद या मुझसे पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर इब्राहिम तो बहुत ही घटिया पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आया सर इब्राहिम का, कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरे बच्चों एटलीस्ट यू हैव 2 मंथ्स कि आप कुछ कर सकते हो, सही है। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको 60 घंटे पढ़ाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई तालीम हासिल ना हो, सही है। आज 1.5 घंटे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ऑडिट को कैसे लेके चलते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो आपके पास ये दो महीने क्यों ज़रूरी है? ये 2 महीने आपके अपने लिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी एक सेल्फ प्रिपरेशन कर सकें। चीज़ें रिवाइज कर ली, प्रैक्टिस कर ली, नए माइंडसेट देख लिया, नाउ यू हैव 2 मंथ्स कि आप रिविजिट करें, रीप्रैक्टिस करें, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो आपके पास स्मार्ट प्लान में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपके पास प्यारे बच्चों में टेस्ट आपका ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और अगर किसी बच्चे का बहुत शौक हो रहा है कि यार मुझे 150 घंटे के लेक्चर देखना है, आज हमने कितना पढ़ा है बच्चों? आज हमने पढ़ लिया 97 मिनट्स ना। यही लाइव क्लास का स्मार्ट लेक्चर अपलोड होगा यूट्यूब में बाय ट्यूसडे। आप देख लेना ये लाइव क्लास जब स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट होगी तो इसकी क्वालिटी क्या होगी और कितना टाइम सेव होगा। आपको आइडिया हो जाएगा स्मार्ट क्लासेस क्यों 60 घंटे में हो रही है। हालांकि कवरेज वही है, चीज़ें वही है, कंटेंट वही है, बल्कि उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल बहुत शौक हो रहा है कि यार वो 100-150 घंटे के लेक्चर देखे, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास पोर्टल पे स्मार्ट क्लासेस का टैब है, आपके पास पोर्टल में कैफ 8 की एडिशनल प्रैक्टिस का है, आपके पास पिछले बैच की जो मेरी वाइट बोर्ड की रिकॉर्डिंग है
वो लेक्चर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। वो 100-150 घंटे के लेक्चर हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल करके रखे हुए हैं। अगर आपने करना है तो आप उसको भी देख सकते हैं। मेरी प्रायोरिटी स्मार्ट क्लास है बिकॉज उसमें बहुत एफिशिएंसी से टाइम सेव किया गया है। क्लियर हो? मैरिज को इस बैच की लाइव क्लासेस थी, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। इन केस अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, और वो लाइव क्लास कैसे स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट होती है आपको आइडिया हो जाएगा बच्चों।